हेलो फ्रेंड्स, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपनों को कार्बन के बारे में पता होना चाहिए और फिर अपनों को ये पता होना चाहिए कि अपनों ने कार्बन को ही चूज़ क्यों किया। नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, लेकिन कार्बन ही क्यों लिया। अब कार्बन को शुरू करने से पहले अपनों को इसके मतलब के बारे में जानना है। कार्बन को लैटिन भाषा के अंदर कहते हैं कोल, COAL। और इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है वह होता है 12। अपनों ने इस बारे में जान लिया। अब अपनों को ये पता होना चाहिए अपनों ने कार्बन को ही क्यों लिया, किसी और आइटम को क्यों नहीं लिया। कार्बन को अपनों ने इसीलिए लिया क्योंकि कार्बन इकलौता ऐसा आइटम है जो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने के साथ वह एक लंबी चेन बनाने के लिए भी सक्षम है, इसीलिए अपनों ने कार्बन को लिया। और फिर जो इन दिस चैप्टर इसके अंदर लिखा हुआ है कि अपने कौन कौन सा मेटल या कौन कौन सी ग्लास या कौन कौन सी क्ले यूज करते हैं जो कार्बन से ही बनी होती है। कार्बन के से सब नॉर्मली एटलीस्ट मैनी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे क्लोथ, फूड, मेडिसिन, बुक्स। कार्बन इज ए वेरी कॉमन बट इज ए रेयर। हाउ टू आई एम एक्सप्लेन। अगर अर्थ के अंदर अर्थ क्रश होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्वाइटली रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 0.2। और अब अपने इसके अगर आगे आते हैं, ये चीज़ सिर्फ रीड करने वाली है, पढ़ने वाली है। जो कार्बन के इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम आते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है बॉन्डिंग इन कार्बन इज द कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोगों को यह पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो वैलेंस खाली इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, वे एक दूसरे के साथ रिएक्शन देते हैं या जुड़ती हैं या शेयर होती हैं पेयरिंग के अंदर, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। और अब अपने इसके अंदर कुछ और जान लेते हैं। अब इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब अपने ये कह सकेंगे केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। अब अपनों को ये पता चल गया कि अब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तब इसके कुछ नेगेटिविटी इफेक्ट भी होंगे, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट के अंदर देख लेते हैं। कार्बन हैज ए पुअर कंडक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कंपेयर कर सकते हैं अपने आयनिक के साथ, लेकिन उसके अंदर अपनों को इसमें भी वीक रिजल्ट मिलेगा ड्यू टू आयनिक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूल नोट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तभी तो अपने देखा होगा CH3 के ऊपर एक HCl या हाइड्रोजन या मेटल कुछ भी अटैक करता है तो वह CO3 के फॉर्म में आ जाता है और एक हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। उसके अंदर ये इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप देखिए। जैसे एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट है 290 और बॉइलिंग पॉइंट है 391। क्लोरोफॉर्म है 209 और बॉइलिंग पॉइंट 334। एथेनॉल और मीथेन। You count a carbon atom, not a hydrogen and oxygen. The carbon atom is most of the effective. और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे ये देख लीजिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन।
कार्बन के पास 4 होते हैं वैलेंस शेल, खाली शेल, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, मतलब 1s 2s1 नहीं 1s1। हाइड्रोजन के पास होते हैं s1 और s के अंदर इस तरह खाली रहते हैं, ये वाला खाली पड़ा है, यहां पर कार्बन आके एक कार्बन अटैच कर लेता है। अब आप यही देखते हैं कार्बन में कैसे होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इस बात को पता है, 2s2, और P के अंदर क्या होएगा 2p, ठीक है। खाली कितने बचते हैं, ये हो गया, ये देखिए 1 1 करते हैं, ये हो गया 1, अगर 2 में करते हैं तो ये देखिए, और S का एक्साइटिंग होना और इसके साथ 4 बॉन्ड, अब यहाँ पर ये आगे चला जाएगा और यहाँ पर ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड डिलीट हो जाएगा, ये बॉन्ड डिलीट हो जाएगा तो कार्बन 4 बॉन्डिंग करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। अब अपने आगे चलते हैं। अब इसके अंदर भी यही बताया गया है कि हाइड्रोजन के पास एक पेयर होता है, वो दूसरे हाइड्रोजन का शेयर कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी के पास सेम होते हैं, वो भी बना सकती है, नाइट्रोजन भी बना सकती है, ठीक है। लेकिन कार्बन कभी बॉन्ड नहीं बनाते, इस बात को भी अपनों को देखना है। और बाकी जो कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है वो तो अपनों को पढ़ना ही पड़ेगा। दिस ऑलवेज रीड, द टीचर इज ओनली एक्सप्लेनेशन, नॉट ए रीड ए बुक, बिकॉज अगर टीचर को बुक ही पढ़नी है वो स्टूडेंट ही रीड कर सकता है, टीचर की जरूरत ही नहीं है। अब अपनों को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली अभी तक अपनों जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि अपनों को ये पता होना चाहिए कार्बन क्या है। कार्बन को लैटिन में अंदर कोल कहते हैं, कार्बो कहते हैं, और फिर कार्बन को ही क्यों लिया, क्योंकि कार्बन एक लंबी चेन बना सकता है, फिर कार्बन बॉन्ड बना सकता है, कौन से, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। ये एक पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर तो इसीलिए क्योंकि ये मेटल नहीं है और ना ये नॉन मेटल, ये सेमी मेटल है, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर ये कंपाउंड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हेलो, अब अपने आगे का टॉपिक देखते हैं, विसर्कुलेट नेचर ऑफ द कार्बन। अब विसर्कुलेट मीन्स नेचर का पता है, कार्बन का पता है, विसर्कुलेट का मतलब होता है बहुकर्मी, मतलब जो इकलौता एक ही बंदा जो बहुत से काम कर सके। जैसे विसर्कुलेट के अंदर आता है कैटाइनेशन, कैटाइनेशन मतलब होता है एबिलिटी टू बॉन्ड एटम ऑफ ए कार्बन, इट मीन्स द बॉन्ड होती है जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इकलौता कार्बन बना सकता है, मॉलिक्यूल भी कार्बन बना सकता है, लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन भी बना सकता है, इसीलिए इसे विसर्कुलेट नेचर कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इट मीन कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है या उसकी जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल वेल डिफाइनेशन किया हुआ है, द कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर अपनों को बताया गया है मीथेन क्या होता है, कार्बन की सिंपल कंपाउंडिंग क्या होती है, और कार्बन हैज़ एबिलिटी टू द यूनिक फॉर्म ऑफ द बॉन्ड, बट वाई, और कार्बन मेक ए लॉन्ग चेन। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड इस्तेमाल किया था जिसका नाम होता है कटाइनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने बताई थी। कटाइनेशन का मतलब होता है यूनिक बॉन्ड बनाता है, गिव ए राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल्स, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कटाइनेशंस। मतलब कटाइनेशन वो है जो एबिलिटी देता है कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, सैचुरेटेड फॉर्म बना सकता है, अनसैचुरेटेड फॉर्म बना सकता है। अब अपने इसके अंदर जो
मेनली जो मेन बातें थी उसमें कटाइनेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसके बारे में मैंने आप सबको बताया। इसकी एक नॉर्मली एक डेफिनेशन आती है, और एक जैसे आगे हम रिएक्शंस करेंगे उसके अंदर इसका रोल होगा। और इसके अंदर मेनली जो स्पेस में है, जो सैचुरेटेड का मतलब पता होना चाहिए और अनसैचुरेटेड का मतलब पता होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब जो कार्बन एक दूसरे से अटैच हों, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड हो, और वो होते हैं सैचुरेटेड। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। अब अपने आगे चलते हैं और अपने देखते हैं। अब इसमें आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे ऊपर अपने लिखा हुआ है, छोड़ सकते हैं लेकिन अपने छोड़ेंगे नहीं। द टू डिफरेंट कैरेक्टर सीन हैज द कार्बन, द टेट्रावैलेंस एंड कटाइनेशन। टेट्रावैलेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। The two characters of feature the scene of carbons, that is tetravalence and catenation. To the different give arise a the large number of compounds. The many have the same non-carbon atoms or a group at a atom attached with a different carbon chain. It means organic compound. वो कंपाउंड्स जो कार्बन की एक लॉन्ग चेन के साथ अटैच हों, या जिन्हों की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी हो, या वो कटाइनेशन करते हों। कटाइनेशन मीन्स मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, वो आप वहाँ से देखिए। और वैसे मैं बता देता हूँ, उसका मतलब होता है एबिलिटी टू बॉन्ड ए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल एट ए कार्बन एटम। इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपने आगे आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के ऊपर। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है दो कार्बन एक दूसरे से या एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो उसे सैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड बॉन्ड उसे कहते हैं तब दो कार्बन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हों। अब उनकी वैलेंसी के अंदर फ़र्क होगा। जिस हिसाब से आपके जो क्लासेस हैं उस हिसाब से आपको ये समझना बहुत ही है कि आपको इसी लिंक पे क्वेश्चन आएगा कि सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। और एज ए यू इन BSc and MSc, the saturated and unsaturated definition is totally different because the valency is main important. The saturated carbon and valency is different, and unsaturated carbon valency is a more and different kind of works. अपने आगे देखते हैं। इसके अंदर आगे है चेन, ब्रांच और रिंग। इट मीन्स कार्बन की एक, जैसे कार्बन, अब मैं आपको बता दूँ, जैसे कार्बन की ये हो गई चेन, ठीक है। अब ये एक चेन है। अब ब्रांच का मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये कार्बन लग गया, यहाँ पर ये कार्बन लग गया, मतलब ये यहाँ पर कार्बन की ब्रांच आ गई। अब अपने देखते हैं कार्बन की रिंग क्या होती है। कार्बन की रिंग का मतलब ये होगा, जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, इनों के साथ हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। कितनी होगी? 2। यहाँ भी एक हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। इस हिसाब से ये रिंग बनेगी। अब ये रिंग कितनी भी हो सकती है, जैसे 3 मेंबर की हो जाएगी, 4 मेंबर की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। 6 मेंबर की रिंग को बेंजीन कहते हैं। अब अपनों को ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन, कितने कार्बन जुड़ेंगे तब कौन सा कंपाउंड बनेगा। अब कार्बन 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 जुड़ते हैं तो सबको डिफरेंट नेम देते हैं। उन नेम को जानने के 3 प्रेफर होते हैं। एक तो होता है रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड। इस बात को अपनों को निगाह रखनी है कि रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब जो ये, अब यहाँ पर देखते हैं रूट वर्ड, जिसके अंदर सिंगल कार्बन है उसके अंदर, उससे कहते हैं मेथ। मतलब जो इस एन लगा है सिंगल बॉन्ड के लिए, और जो आगे का है एन को हटा दें तो ये बन जाएगी, ये इनों के रूट वर्ड बन जाएंगे। अब जैसे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तब यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी, ई
जैसे ही सिंगल बॉन्ड है, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तब ये हो जाएगा, जहाँ पर ANE लिखा है उसको ENE रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब उसे YNE रिप्लेस कर देगा। ये इसके सुफिक्स हो जाएंगे, और जो प्रीफिक्स होंगे वो आगे लगेंगे रूट वर्ड के। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर सुफिक्स नहीं लगते, तब ब्रांच कंडीशन आती है तभी सुफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपने आगे चलते हैं। अब इसके अंदर यही फॉर्म दिखाई हुई है, ये देखिए, ये ब्रांच फॉर्म आ गई। अब ये ब्रांच फॉर्म आ गई तो अब इसका नेम देखते हैं, तो क्या है 1 2 3, और सेकंड के ऊपर मतलब सुफिक्स लगाएंगे 2, प्रीफिक्स लगेगा 2 मिथाइल, और 3 है मतलब प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तभी लगा है, अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता प्रोपाइन। उसी हिसाब से कार्बन की काउंटिंग करके उसी हिसाब से होगा। अब जैसे ये 6 कार्बन देंगे, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मतलब होलो हेक्सेन। अब ये मेनली तो इसका नेम होगा हेक्सेन, लेकिन होलो लगाने का मतलब है कि एक रिंग शेप में है, या साइक्लो लगा सकते हैं, साइक्लिको मीन्स भी होता है हेक्सेन। और इसी का कॉमन नेम है वो बेंजीन है। लेकिन बेंजीन तभी लगेगा तब इसके अंदर डबल बॉन्ड यूज होंगे, सिंगल बॉन्ड के अंदर ये ओनली हेक्सेन ही इस्तेमाल होगा। और अब कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि किसी भी रिंग के अंदर जैसे कार्बन और Cl लग गया मतलब क्लोरो। अब इसका नाम होगा जैसे 1 2 मतलब मेथ एथ मतलब साइक्लो, क्लोरो लगा हुआ है मतलब लगाएंगे क्लोरो, लगा लिया सबसे पहले, और उसके बाद में इसको लिख देंगे, इसका मतलब हो गया इथाइल या इथेन, ठीक है। और अगर अब किसी कंडीशन में ऐसे लिखा हो जैसे कार्बन इन्हों की वैलेंसी कंप्लीट की जाएगी हाइड्रोजन से, और OH का मतलब होता है अल्कोहल। इसका मतलब ये होगा ये 1 2 मतलब इथेनॉल। और अगर वहीं पर ही C ये लिखा हो जैसे कि CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, तो उस समय यहाँ से ये कटकर ये नाम आएगा NaL ना कि OL, इथेनेल। और कीटोन ग्रुप लगा होगा तब यहाँ पर आएगा ओन। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा मतलब COOH, वो कंडीशन होती है। तब उस कंडीशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडीशन आती है COOH। उस कंडीशन में आएगा इथेनोइक एसिड। और जिस समय जैसे कार्बन हो गया, मान लो हेलोजन हो गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, ये कंडीशन होगी, या ऑक्सीजन लगा होगा, तब उसमें अपने प्रीफिक्स यूज़ करेंगे शुरुआत में, जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया और ऑक्सो हो गया, ये कंडीशन इस्तेमाल की जाएगी। अब होती है होमोजीनस सीरीज। अब नॉर्मली क्वेश्चन है होमोजीनियस सीरीज मतलब, होमोजीनियस सीरीज मतलब सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और एक लॉन्ग चेन होगी, और उसके अंदर होमोजीनियस सीरीज के अंदर जैसे CHOH है, इसके अंदर डिफरेंट यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे होमोजीनियस होगा जैसे कि
इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो सिंगल बॉन्ड ही किया जाएगा, जैसे C2H6। पर इसमें कुछ डिफरेंट होगा, जो जैसे CH2 जो बीच की सीरीज होगी, जो सेकंड अलग अलग होंगे वो डिफरेंट नहीं होगा। अब कार्बन के नोमेनक्लेचर देखते हैं, जो यहाँ पर नॉर्मली लिखे हुए हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको हेलो के बारे में बताया था, क्लोरो की बताई थी क्लोरोप्रोपेन, मैंने आपको क्लोरोइथेन बताया था, ब्रोमोप्रोपेन मैंने आपको ब्रोमोइथेन बताया था, एल्कोहल का मैंने एथेनॉल बताया था, और एल्डिहाइड का भी मैंने आपको बताया था एथेनेल। यहाँ पर प्रोपोनॉल को सद किया हुआ है। कीटोन का आपको मैंने बताया था ऑन लगेगा, ये सुफिक्स होता है, ये पीछे लगता है, बाकायदा प्रीफिक्स होता है वो आगे लगता है। अब हेलो एल्केन आगे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये हेट्रो एटम होते हैं, ऑक्सीजन भी एक हेट्रो एटम है, तभी ये आगे इस्तेमाल होते हैं, और बाकी जो जितने भी हैं वो पीछे इस्तेमाल होते हैं। कार्बोलिक एसिड का मैंने बताया था, एल्कीन के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, एल्काइन के बारे में आपको बता चुका हूँ। और जो ये मेनली जो क्वेश्चंस हैं ये अपने किसी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अब अपने आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड के अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी वर्क करती हैं, जैसे कार्बन किसी के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन मानते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, O2 के साथ, तब क्या होगा? कार्बन O2 के साथ रिएक्शन करेगा तब एक तो CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक निकलेगी हीट, नॉर्मल सी बात है। और अगर CH4 के साथ रिएक्शन करता है O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लिक्विड निकलेगा और हीट निकलेगी। अब इसके अंदर ये रिएक्शंस दी हुई हैं। अब इन रिएक्शंस को जो पीछे अपने चैप्टर्स किए हैं उस हिसाब से ये रिएक्शंस कोई बड़ी रिएक्शंस नहीं है। अपनों को इस बात की एक आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, मतलब कार्बन के साथ कभी भी ऑक्सीजन या O2 रिएक्शन करेगा तब CO2 निकलेगा ही निकलेगा। इस बात को अपनों को रखना है, और बैलेंसिंग करनी है उसको, और एक H2 निकालना है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो, वरना C के साथ O2 रिलीज होता है तो CO2 बनेगी, एक स्पार्क होएगा, निकलेगा। जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए द क्लीन फ्लेम while the unsaturated carbon compound will give the yellow flame. It means जो कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसे अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब एक क्लीन फ्लेम निकलेगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सैनिटाइज़र को आग लगाते हैं ना, वो सिंगल बॉन्ड के साथ बना होता है तो उसकी आग दिखाई नहीं देती, और जो बाकी चीज़ें होती है जो अनसैचुरेटेड उनमें फ्लेम दिखाई देती है, जैसे रेड कलर की, ब्लू कलर की, ये फ्लेम्स दिखाई देती हैं। तब अपनों को इस बात का है कि वो सैचुरेटेड है, वो अनसैचुरेटेड है। और अब अपने आगे चलते हैं, ये मेनली पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वाई डू नॉट सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट ए फ्लेम ड्यू टू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अपने अगली रिएक्शन देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब अपनी एक रिएक्शन और भी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, CH3CH2OH, मतलब ये है एल्कोहल, मतलब एथेनॉल बना हुआ है। एथेनॉल से इन्होंने बनाया क्या है, एथेनोइक एसिड। अब इन्होंने क्या किया, एक तो एल्कलाइन ग्रुप डाला KMnO4 के साथ, उसको हीट किया, और दूसरी तरफ उन्होंने उसमें ये क्या किया, एसिडिफाइड डाल दिया, K2Cr2O7 प्लस हीट कर दी। ये दोनों ऑक्सीडेशन करते हैं इनका, ये दोनों ऑक्सीडेशन है। इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तब कार्बोलिक एसिड ही बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी कार्बोलिक एसिड बनेगा, और अल्कोहल का नॉर्मल ओनली KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तब एल्डिहाइड बना सकता है और कीटोन भी बना सकता है। ये एक नॉर्मल रिएक्शंस हैं,
जो अपनों को याद ही रखनी होगी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोलिक एसिड बनेगा। अब अपनी देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसमें लिखी हुई है एक, इसमें इन्होंने अनसैचुरेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया गया है और इन्होंने निकल कैटलिस्ट लिया है प्लस H2 के साथ। निकल कैटलिस्ट इसके अंदर हेल्प करेगा अपनों को जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने में, और H2 है वो कार्बन के साथ अटैच करेगा, इसीलिए इन्होंने अपने इसके साथ जोड़ा है। अब ये नॉर्मली ये रिएक्शन होती है जो निकल के साथ हाइड्रोजन जोड़ने का काम होता है। ये जो अपने घर पे पहले आते हैं ना डालडा की, उसके अंदर ये रिएक्शन काफ़ी अच्छी तरह से कराई जाती थी। अब आता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम सुनकर अपनों को सिर्फ एक ही बात याद आनी चाहिए कि कार्बन के साथ कुछ अटैच करेंगे, कुछ भी अटैच करेंगे। जैसे CH3 या CH4 की क्लोरो के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड के अंदर क्लोरो जुड़ जाएगा, और ये रिएक्शन प्रेजेंस कहाँ से होगी? नॉर्मली से सनलाइट में होगी और HCl बनाएगा, जो कि अपनों को इसमें भी लिखा हुआ है। अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये अपने किसी और क्लास में करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जो एथेनॉल एंड एथेनोइक के हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल नाम लेते हैं अपने, तब उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए एथेनॉल मतलब अल्कोहल का कुछ रोल है। अब ये लिक्विड कहाँ पर होता है? एट ए रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होगा। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसको कॉमन नेम इसका अपने अल्कोहल भी कह सकते हैं क्योंकि एथेनॉल है, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। अब जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, उसको मैं आपको बताकर करूँगा भी क्या। अब मैंने आपको इसकी मेन प्रॉपर्टीज बता दी। फिर अब ये वो अल्कोहल नहीं है जो अपने ड्रिंक करते हैं या कुछ लोग ड्रिंक करते हैं उनों का, ये हेल्थ के लिए नहीं मना, ये पीने के लिए नहीं मना, ये लैब टेस्टिंग के लिए मना है। अब इसके अंदर ये सोडियम आ गया। सोडियम कौन सा हो गया? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। अल्काइल मेटल है। अल्काइल मेटल को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा? वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और अपनी जगह हाइड्रोजन की जगह वो खुद जाकर बैठ जाएगा, और वो क्या बनाएगा? इसके अंदर जिस हिसाब से बनाया हुआ है उसका इन्होंने बनाया है सोडियम इथोऑक्साइड। अब इससे अपनों को क्या पता चलता है? इससे अपनों को यही पता चलता है कि अल्काइल मेटल जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और हाइड्रोजन का रिमूव का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर अब इसके अंदर सेकंड रिएक्शन देखते हैं अपने। इसके अंदर एक रिएक्शन देखते हैं, उस रिएक्शन के अंदर होते अपने ने देखा कि कार्बन और एक अपने पास है एथेनॉल। एथेनॉल को गर्म किया एक टेम्परेचर पे और उसके अंदर H2SO4 मिला दिया, तब वो रिलीज करवाएगा O2 और डबल बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड मेक ए डबल बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। अब अपने अगले देखते हैं, हाउ डू यू अफेक्ट ऑफ लिविंग बीइंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल लार्ज क्वांटिटी के अंदर एथेनॉल इज बैड हैबिट, नॉट ए लोअर कैविटी। अल्कोहल यूज होता है डाइज के अंदर, पॉइजन के अंदर एंड मैनी अदर मैन्युफैक्चरिंग्स। अब अपने प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ। किसकी? एथेनोइक एसिड की। पर एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी देखने से पहले अपनों को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे अल्कोहल के बारे में पता था। इसको एथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और ये फ्रीज हो जाता है, ये जम जाता है। इथेनोइक एसिड ये जम जाता है सर्दियों के टाइम में, विंटर सीजन में। इस बात का बात मेरे को पता होना चाहिए।
और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है। इन छोटी छोटी बातों के बारे में अपने को प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ रिएक्शंस हैं इथेनोइक एसिड की, जैसे अपने देखते हैं, ये देखिए एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब एस्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, इस बात का अपनों को पता होना चाहिए। एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन से पहले अपनों को ये पता होना चाहिए कि एस्टर किसे कहते हैं। इस मीन्स एस्टर का मतलब होता है तब इस तरफ कार्बन लगा हो, इस तरफ भी कार्बन लगा हो, यहाँ भी कार्बन लगा हो, और इस कार्बन के साथ O जुड़ा हो। फिर ये तो कीटोन की टेंशन आ गई, ये कीटोन आ गई, ये सभी कहते हैं, इसी को ही एस्टर कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि अपने कार्बन को एस्टर बनाएंगे। अपनों ने क्या किया, कार्बोलिक एसिड लिया, उसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई और प्रेजेंट रखी एसिड की, तो अपनों को क्या मिला, दोनों रिएक्शन होगी तब एक तो वाटर निकलेगा और एक एस्टर बनाएगा। और एस्टर की स्वीट स्मेल होती है, मीठी, परफ्यूम लाइक, जो अपने परफ्यूम यूज करते हैं वो इसी एस्ट्रिफिकेशंस का ही एक मोस्ट और एक यूजफुल एग्जांपल है। अब उसी चीज़ को अपनों ने रिपीट किया है, जैसे कि रिएक्शन करवाई कार्बोलिक एसिड की बेस के साथ, मतलब NaOH के साथ, तब उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और H2 जो अपनों को एल्कोहल में मिला था, और यहाँ अपनों ने कार्बोनेट की रिएक्शंस करवाई, कार्बन मतलब Na2CO3 की रिएक्शन करवाई, उसके अंदर भी उसने वही किया, लेकिन इसके अंदर इसने CO2 प्रोड्यूस की, जो कब होती थी, तब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते थे, O2 के साथ तभी होती थी, लेकिन इसके अंदर भी वो कंडीशन बनती है। अब पीछे बसता आता है क्वेश्चन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक रहता है जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। अब अपने इस लास्ट टॉपिक को बहुत ही आसानी से करते हैं। इस लास्ट टॉपिक को करने से पहले अब लोग को ये पता होना चाहिए हाइड्रोफोबिक क्या होता है और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक होता है वो डर्ट को लव करता है और हाइड्रोफोबिक नहीं करता, इस बात का पता होना चाहिए। और ये जो एक्टिविटी नंबर लिखी हुई है 4.10 ये अपने पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है टेक 10 ml वाटर, तो ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब में 10-10 ml वाटर ले लेंगे, उन सब में कुकिंग ऑयल मिला देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उन पर लेबलिंग कर देंगे। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में जो होगी बी टेप ट्यूब, उसके अंदर सॉप सोल्यूशन डालेंगे, जो अपनी शॉप होती है उसको डालेंगे। और नाउ शेक द ट्यूब, उस ट्यूब को शेक करेंगे। एंड द ऑयल एंड वाटर लेयर आर सेपरेट, जो लेयर होगी ऑयल की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग होगी, अलग अलग लेवल पे सेट हो जाएगा। समटाइम यू ऑब्जर्व दैट what happen, the most of dirt of oil in the nature as we know, and in this condition the oil particle and soap both are reacted, then Na plus or take a oil drop particles, and that's why clear now। सोप और डिटर्जेंट इस टॉपिक का लास्ट है, वैसे मेनली आपको मैंने बता दिया है कि कैसे होगा, लेकिन इसको आप अगर बिल्कुल क्लासिफिकेशंस और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल इजी मेथड के अंदर जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, और अगले क्लास में साथ में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, और ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है।
फास्ट चल रहा है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और जो नॉर्मली इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ठीक लगता है तो करें। धन्यवाद।